अच्छा भाई, ये पेपर आपके पास है फेब मार्च 23, जो आज का आपका नया पास पेपर जो चल रहा है उसका पेपर है ये। अब यहाँ पे जरा देखें इसको, पहले केस स्टडी करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे सेक्शन बी पे जा रहे होंगे। देखो, केस स्टडी करने का एक तरीका होता है, आपने गंद मचाना है केस स्टडी के अंदर, आपने पहले चीजों को अंडरलाइन करना है, आपने साथ में पॉइंटर्स लिखना है, आपने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को नोट डाउन करना है, आपने मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे देखो, inflation in the United States, prices are rising much faster than expected across the world's economies. यूएस के अंदर हमारे पास प्राइस ज्यादा से राइज हो रही है एज कम्पेयर टू पूरा इकोनॉमिक जो हमारे पास चल रहा है। नहीं, ये आपको मैंने मौका दिया था। अच्छा, इंक्लूडिंग द यूएस, as the US economy has grown, the prices of goods and services have substantially increased. यानी कि यूएस के अंदर हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, और जब हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है उसने साथ साथ ये बात बोली कि आपके पास प्राइस लेवल बढ़ रही है। प्राइस लेवल बढ़ने का और इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर इंडिकेशन की मैं बात करूं और लिंक की बात करूं, यानी कि यहाँ पे किसके बढ़ने की बात कर रहा है कि आपका एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से आपके पास प्राइस लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आगे सुने। The US economy is forecast to grow by 7.4% in 2021. 7.4% से 2021 में ये बढ़ जाएगी और ज्यादा से इंक्रीज होगी। विद कंज्यूमर स्पेंडिंग राइजिंग ओवर 10% पर ईयर। अब कंज्यूमर स्पेंडिंग किसके अंदर आती है? कंज्यूमर स्पेंडिंग आती है एग्रीगेट डिमांड के अंदर। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड में आपके पास, सर आवाज नहीं आ रही भाई, वो आपका चेक करो। अच्छा, हमारे पास कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रही है, उसने आपसे कहा कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ने का मतलब ही क्या है कि आपके पास क्या इंक्रीज हो रहा है? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बट दिस बूम हैज बीन अकम्पनीड बाय अ रैपिड इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन रेट। हमारे पास जाहिर सी बात है बूम आया है, यानी कि कंजम्पशन आपकी बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ेगी तो आपके पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और आपके पास प्राइस लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। आगे, the US inflation rate was 1.7% in February 2021. By the end of that year, it had been expected to be 1.9%. But by June 2021, the rate was already 5.4% compared with 12 months before. बोलता है कि हमारे पास इन्फ्लेशन रेट फरवरी में 2021 में 1.7% था। उसके बाद वो उसका हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1.9% जाएगा, लेकिन वो कहाँ पे चला गया? 5.4%। This is the highest rate of inflation in the US since August 2008. अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल गिवन है, उस टेबल में हमारे पास इधर इन्फ्लेशन का रेट आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स है। एक बात मुझे बताओ, क्या पूरे टेबल में डिफ्लेशन का केस शो हो रहा है? नहीं हो रहा है। वो तब होगा जब वो नेगेटिव जाता है, लेकिन नेगेटिव नहीं जा रहा। डिसइन्फ्लेशन आ रही है लेकिन डिफ्लेशन नहीं आ रही। Figure 1.1 percentage change in the consumer price index CPI per year in the US to July 2020 to June 2021. Rising inflation in the US has two main causes. यहाँ पे आपको causes of inflation के बारे में बताएगा, आप सुनेगा आगे। The first cause is a substantial increase in the demand for consumer spending on goods and services. यानी कि आपके पास consumption expenditure बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी aggregate demand बढ़ रही है और आपके पास price level increase हो रही है। The economy has also been boosted by the US government's economic stimulus package in response to the downturn caused by COVID-19 pandemic. इन्होंने कोई अपना इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज बनाया होगा, जिसके बारे में अभी डिटेल ये शायद है। उसके अंदर ये था कोविड-19 के बाद से इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए उन्होंने ये चीज बनाई थी। The US government spent an additional $6 trillion, यानी कि यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपके पास इंक्रीज हो रहा है, लीडिंग टू अ बजट डेफिसिट ऑफ 12.7% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन जून 2021। बजट डेफिसिट का मतलब क्या है कि आपके पास टैक्स रेवेन्यू जो है वो कम है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा है। तो आपके पास दो रीजन उसने फिलहाल अब तक बता दिए एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के, कि एक पहला कंजम्पशन बढ़ी, दूसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गया। अच्छा, वन ऑफ द लार्जेस्ट बजट डेफिसिट इन द वर्ल्ड, सही है। The second cause of increasing inflation in the US is significant disruption to the supply of many goods as a result of pandemic. हमारे पास सप्लाई रुक गई थी, हमारे पास प्रोडक्शन रुक गई थी, जिसकी वजह से सप्लाई हमारी कम हुई है और हमारी प्राइस लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गई। A problem worsened by disruption to global shipping created by the temporary blocking of Suez Canal. आपके पास Suez Canal जो ब्लॉक हो चुका था, आप लोगों को शायद अगर याद हो, वो जब फंस गया था तो उसकी वजह से जितनी भी कश्तियां जो हमारे पास जो माल आ रहा था वो सब रुकता जा रहा था।
There are now long-term supply shortages for a wide range of products from semiconductors to timber. The cost of shipping goods has also become more expensive. For example, the cost of shipping goods from China to US has tripled over 12 months. अब इसके अंदर उसने बताया आपकी एग्रीगेट सप्लाई कम होने के बारे में। एग्रीगेट सप्लाई के उसने 2-3 रीजन बताए। एक उसने बताया था स्विस कैनाल वाला जो आपका ब्लॉक हो गया था। दूसरा हमारे यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट की उसने बात की हुई है कि चाइना से लेके जो हमारे पास यूएस तक की शिपिंग कॉस्ट थी वो अब ट्रिपल हो चुकी है, 3 टाइम्स हो चुकी है, तो उससे भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। सही है। उसके अलावा उसने बोला कि आपके पास सप्लाई डिस्टर्ब हो गई थी जब आपके पास कोविड-19 वाला मामला चल रहा था, तो आपके पास सप्लाई में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। सही है भाई। तो ये हमारे पास पूरा केस था जो अच्छा आगे भी है। A sustained increase in inflation could have number of consequences both negative and positive। बोलते हैं इन्फ्लेशन आएगा तो आपके पास नंबर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा हुआ है कि इन्फ्लेशन ऑलवेज बेनिफिशियल या इज इन्फ्लेशन ऑलवेज हार्मफुल, ये उसी से लिंक करेगा। Rising inflation could lead to a tightening of monetary policy such as through an increase in interest rate। यानी कि यहाँ पे कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहा है वो? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर उसने बोला कि मैं मनी सप्लाई कम करूंगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और वो सारे केसेस अपने पास चले। This is important in the US given that the government is targeting an annual inflation rate of 2%। बोलता है कि जो गवर्नमेंट है वो किस पे फोकस कर रही है? गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि आप एटलीस्ट 2% इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करो, क्योंकि माइल्ड इन्फ्लेशन के बारे में जब मैंने आपको बताया था उसके अंदर प्राइस हल्की सी बढ़ रही होती है लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। आगे बोलता है सम इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट इंटरेस्ट रेट इन द यूएस मे नीड टू राइज फ्रॉम 0.25% टू 4.5%। बोलता है कुछ लोग ये सोचते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.25% से 4.5% तक चले जाना चाहिए टू कूल द इकोनॉमी एंड रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड दैट दिस इज लाइकली टू हैपन सूनर देन लेटर। बोलते हैं कि आपको जो इंटरेस्ट रेट हम लोगों ने बढ़ाने की बात की थी 0.25 से आपने 4.5 पे जाना है, जिससे इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, आपके पास क्या कहते हैं मशीनरी कम आ रही होगी और लोग सेव ज्यादा करेंगे एज कम्पेयर टू स्पेंडिंग। ठीक है। चले जी, अब आए क्वेश्चन के ऊपर। पार्ट ए आपसे कहता है यूजिंग फिगर 1.1 मैं क्या using figure 1.1 compare the US inflation rate between July and December 2020 with that between January and June 2021। अच्छा बोलता है जुलाई एंड दिसंबर 2020। यहाँ पे देखें उसने आपको दो रेंज दी हैं, जुलाई एंड दिसंबर, कहता है इसको कंपेयर करो, और दूसरा इसने बोला जनवरी और जून को कंपेयर करो, यानी कि इसको और इसको आपने कंपेयर करना है। अब देखें आपने यहाँ पे बताना शुरू करना है कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से एंड हुआ और किस हिसाब से वो चल रहा है। अब यहाँ पे देखें, पहले मैं इस वाले रेंज की बात करता हूँ। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हुआ, हल्की फुल्की फ्लक्चुएशंस आई, इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आई, और जहां पे वो एंड कर रहा है ये तकरीबन 1.4 के करीब है। सही है, 1.4 के करीब है। गौर से देखो 1.5 पे नहीं आ रहा, आपने ये मिस्टेक की हुई थी अपने एग्जाम में। उसके बाद क्या हुआ, जनवरी में भी एटलीस्ट 1.4 से ही स्टार्ट कर रहा है, और 1.4 से वो एंड कहाँ पे कर रहा है? 5.4 के करीब। सही है। तो ये जब आपने नंबर्स लिखे आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे, और फिर आपने क्या बताना है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है, फ्लक्चुएशंस आ रही है लेकिन बहुत कम फ्लक्चुएशंस आ रही है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस आपके पास प्राइस लेवल इंक्रीज होती जा रही है, यहाँ पे इन्फ्लेशन आ रही है और कंटिन्यूस इन्फ्लेशन आ रही है, परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। समझ में आई है बात? तो ये आपने चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी, 2 मार्क का। पार्ट बी बोलता है यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय यूएस गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज। हमने यहाँ पे जी लिखा हुआ था, ये रहा इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज, यहाँ पे अपने पास गवर्नमेंट का हैज बीन बूस्टेड, ये रहा। सही है। अब यहाँ पे उसने क्या क्या चीजें बताई हैं, ये देखो, ये सारी एप्लीकेशन है। आप लोग इस चीज को नहीं लिखते हो, जब तक ये नहीं लिखोगे एप्लीकेशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। एप्लीकेशन का मतलब ही क्या होता है? केस से लिंक करना। अब जब तक आप उसको ये नहीं लिखोगे यूएस 6 ट्रिलियन है,
या फिर आप उसको ये नहीं लिखोगे कि आपका जीडीपी जो था वो इतने से डेफिसिट में, बजट डेफिसिट कर दिया गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कर करके, एप्लीकेशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप लोग ने लिखा हुआ है कि भाई कोविड से हेल्प कर रहा है, बस तो कैसे हेल्प कर रहा है बताओ तो सही, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रहा है, यहाँ पे चीजें लिखी हुई है मैंने सारी कि गवर्नमेंट आपके पास स्पेंडिंग कर रहा है स्टिमुलस पैकेज के अंदर। एग्जाम्पल्स दो, रोड बना रहा होगा, हॉस्पिटल बना रहा होगा, स्कूल्स बना रहा होगा, उससे लिंक करो उस चीज को, बताओ कितने से गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की है, ये चीज भी तो बताओ उसको। जब तक ये चीजें नहीं बताओगे वो आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन के मार्क्स दे देगा, नॉलेज और एप्लीकेशन के मार्क्स नहीं देगा। समझ में आई ये बात? आगे, consider the extent to which an increase in interest rate could reduce the rate of inflation in the US। इसकी बात यहाँ पे हो रही थी, बोलता है कि अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उससे हमारे पास किस तरीके से इन्फ्लेशन रेट कम होगा। पहले तो आपने वही कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताया जो मैंने आपको अभी पीछे बताया था। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि आप मनी सप्लाई को कम करते हैं, मनी सप्लाई कम होगा तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो उससे तीन इफेक्ट आएंगे, एक तो आपकी सेविंग बढ़ेगी, दूसरा आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी, और तीसरा आपकी इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, कम हो जाएगी। लेकिन सिर्फ यहीं पे आंसर एंड नहीं करना, पूरी चेन बतानी है कि जब कंजम्पशन कम होगी उससे आपका एग्रीगेट डिमांड कम होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होने से प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होने से डिमांड फॉर लेबर कम होगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। इस तरीके से चेन पूरी डेवलप करनी है आपने, ठीक है। अच्छा अब देखें इसके अंदर क्या पूछा हुआ उसने, कंसिडर द एक्सटेंट। लाजमी नहीं है कि अगर वो इवैल्यूएशन मांग रहा है तो वो डिस्कस लिख के दे, अंग्रेजी आनी चाहिए आपको। उसने बोला कंसिडर द एक्सटेंट कि यार क्या ये हमेशा बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका इवैल्यूएशन का आता है, यहाँ पे एग्जामिनर ने 1 मार्क सिर्फ और सिर्फ इवैल्यूएशन के लिए रखा हुआ है, 3 मार्क आपको वैसे मिलेंगे एक्सप्लेन करने के, और 1 मार्क आपके लिए किसका रखा हुआ है, इवैल्यूएशन का यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे आप लोग बात करेंगे, सबसे पहले तो देखें इंटरेस्ट की मैं जहां तक बात करता हूँ, इकोनॉमिक्स हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग किसी पर्टिकुलर मदद की इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे। तो जब आप वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो यार एक बात बताओ, आपके पास जो मुसलमान लोग, हमारे लिए तो इंटरेस्ट हराम है, तो आप बेटा वहां पे ये बात कर सकते हो कि यार हमारे पास इंटरेस्ट हराम है, तो तू ये भी कंसिडर करना चाहिए कि हमारे लिए इंटरेस्ट इलास्टिक है या इंटरेस्ट इन इलास्टिक है। बहुत मुसलमान ऐसे हैं जो सेव कर देंगे, बहुत ऐसे जिनको आप डबल ट्रिपल इंटरेस्ट रेट भी दे दो वो तब भी सेव नहीं करेंगे। तो ये आ गया इवैल्यूएशन की बात, क्या पता वो फर्दर स्पेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, हमें तो स्पेंडिंग कम करवानी है ना। आप बोलोगे भाई हम फर्दर स्पेंडिंग कर रहे हैं, हम नहीं सेव कर रहे, पहली बात, एक पॉइंट आपको मिल गया ये वाला। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, नेसेसिटी पर डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको मेडिसिन लेनी ही लेनी है, जो आपकी ₹1,00,000 की महीने की मेडिसिन आती है, क्या आप वो ₹1,00,000 सेव कर दोगे क्या? तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी, कंजम्पशन में तो ऐड हो रहा है ना, वो एग्रीगेट डिमांड तो वो इंक्रीज करेगा। एक पॉइंट आपको लिखना है इवैल्यूएशन का कि यार जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। समझ में आ गई ये बात? आगे आए, with the help of an aggregate demand and aggregate supply diagram, assess whether the rising inflation rate in the US has been caused by change in demand side or change in supply side economic policy। अब इसकी जरा डायग्राम को देखो, ये कैसे बनेगी हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास आ गया प्राइस लेवल, ठीक, ये लो, यहाँ पे आ गई प्राइस, यहाँ पे हमारे पास आ गया जीडीपी, रियल जीडीपी जो लिखना चाहो। अच्छा पहले तो आपने डायग्राम के अंदर बेसिक का केस शो करना है, SRAS AD इक्विलिब्रियम E, ये आपके पास इनकम लेवल Y आ गई, और यहाँ पे आपके पास प्राइस लेवल P आ गया, ये तो आ गया आपका बेसिक सा। अब देखो टोटल ये 4 कितने मार्क का, 6 मार्क का डायग्राम है, तो इसके अंदर डायग्राम के भी कुछ मार्क्स हैं, 2 से 3 मार्क्स सिर्फ डायग्राम के हैं। अगर डायग्राम आपने गलत बनाई, आपने मिस्टेक कर दी, मार्क्स नहीं मिलेगा, कट गए वो वाले मार्क्स। अब सुनो, पीछे हमने क्या पढ़ा था, इन्फ्लेशन के रीजंस के, एक तो आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है और दूसरी आपकी एग्रीगेट सप्लाई कम हो रही है। तो बोलता है कि यार एक बात बताओ किस तरह हमारी इन्फ्लेशन रेट पे ये अफेक्ट करेगा। अब यहाँ पे आप लोग बनाएंगे ड्यूअल शिफ्ट, क्यों, क्या उसने आपको ये बोला कि आप सेपरेट बना के दो? उसने आपको बोला नहीं है, तो आपको दोनों को साथ बनाना पड़ेगा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि अगर आप सेपरेट बना दो तो मसला नहीं है, ऐसे यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे जिन्होंने मॉक दिया था उन्होंने सेपरेट बनाया था, मैंने उनको मार्क्स दिए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एग्जामिनर कभी उस चीज को अलाउ करता है, कभी नहीं करता, तो आप सेफ साइड पे रहो। अगर तो वो आपको सीधा सीधा ये बोलता कि यार सिर्फ एग्रीगेट डिमांड के डायग्राम से बता दो क्या हो रहा है, तब तो सिर्फ एग्रीगेट डिमांड बनती, या एग्रीगेट सप्लाई से बता दो एग्रीगेट सप्लाई बनती। यहाँ पे क्या बोला, दोनों को एक साथ बताओ, अलग अलग ही बना दो तो टेंशन नहीं है, लेकिन बेहतर क्या है कि एक साथ बनाओ। अब यहाँ पे देखें इन्फ्लेशन क्यों आई थी, एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ रही थी, सही है, 80 से 81, और सप्लाई पे क्या इफेक्ट आ रहा था, सप्लाई कम हो रही थी, करके दिखा दो।
ये लो SRAS1 सही है, ये आपके पास सप्लाई कम हो गया। अच्छा अब यहाँ पे आप शो कर देंगे इक्विलिब्रियम E1, आपके पास इनकम लेवल सेम है और आपके पास प्राइस पे क्या इफेक्ट आ रहा है। ये वही वाला केस है कि आपके पास प्राइस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लाजमी सी बात है, लेकिन ये अनसर्टेन, ये बढ़ भी सकता है, ये कम भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैंने डायग्राम बनाई है तो यहाँ पे मुझे मिले होंगे तकरीबन 2 या 3 मार्क्स, वैसे 2 हैं, इस डायग्राम के 2 मार्क्स मुझे मिलेंगे। अब फर्दर आपने आगे एक्सप्लेन करना है, इसको आपने एक्सप्लेन ये करना है भाई कि आपके पास किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अफेक्ट कर रही है। यहाँ पे बताओ, स्विस कैनाल की बात करो, शिपिंग कॉस्ट की बात करो, 3 टाइम आपके पास इंक्रीज हो चुकी है। अच्छा गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा हो रही है। पूरा एक्सप्लेन आपने कर दिया इसको। उसने आपसे क्या मांगा है, इवैल्यूएशन, कि भाई दोनों में से कौन ज्यादा अफेक्ट कर रहा है इन्फ्लेशन को। आप बोलेंगे कि भाई हमारे पास जो इन्फ्लेशन की डायग्राम गिवन है ना, फिगर ये वाला टेबल जो हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास ओवरऑल इन्फ्लेशन का गिवन है। ये किसका गिवन है, ओवरऑल इन्फ्लेशन। क्या इसने हमें तोड़ के दिया हुआ है कि सप्लाई से कितनी इन्फ्लेशन आई है, डिमांड से कितनी आई है। आप इवैल्यूएशन में एग्जामिनर को बोलोगे कि भाई हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अगर हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती तो हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से जज कर पाते कि ये जो इन्फ्लेशन आ रही है ये सप्लाई की वजह से आ रही है या फिर डिमांड की वजह से आ रही है। समझ में आ गई ये बात, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, assess the possible consequences of a rising rate of inflation for a country such as the US। अब मेरी बात सुने, बोलता है कि इन्फ्लेशन के क्या आपको कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे और आप बताएं कि यूएस जैसी कंट्री पे किस तरीके से अफेक्ट करेगा। आप सबसे पहले उसको बताएंगे कि जब इन्फ्लेशन आपके पास बढ़ता है, पहले तो आपने सारी पॉजिटिव साइड्स लिखनी है, स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है, माइल्ड इन्फ्लेशन के बारे में आपने बात की, आपने एक्सप्लेन किया कि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है, आपके मुल्क में स्पेंडिंग आती है, एक्सपोर्ट्स आपके राइज होते हैं, इंपोर्ट आपके जो है वो कम हो रहे हैं, इसका मतलब लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं डोमेस्टिक पे। हाउएवर ज्यादा इन्फ्लेशन कैन लीड टू हाइपर इन्फ्लेशन, क्या पता आपकी रिसोर्सेज कभी ना कभी आके एंड हो जाए। ये भी प्रॉब्लम आपके पास होती है कि आज हमारे पास इन्फ्लेशन है और अगर हम लोग अनस्टेबल रहे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना होती रही, तो इन्फ्लेशन को लीड टू डिफ्लेशन इन द फ्यूचर। ये बात आप उसको बताओगे, समझ में आई है बात। उसके अलावा आप यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे नेगेटिव इफेक्ट्स के अंदर, अगर हमारी प्राइस बढ़ी, एक्सपोर्ट गर्म होने के चांसेस, एक्सपोर्ट गिरेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब होता रहेगा तो फिर उससे हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स जो है वो बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बात आप उसको बताएंगे, समझ में आई है बात। और इवैल्यूएशन फिर वही वाली बात है कि भाई क्या ये बेहतर है या नहीं है। आप उसको बोलेंगे कि यार देखिए हमारे पास यहाँ पे केस से लिंक करो, उसने लिखा हुआ है कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आई हुई है, हमारी 1.7% थी, अब कितनी हो गई है 5.4%। तो आप बोले कि यार इट डिपेंड्स कि आप क्या नेचर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अगर जिस तरह मैंने एप्रिसिएशन पढ़ाया था, मैंने कहा था एप्रिसिएशन के अंदर आपकी प्राइस लेवल बढ़ती है, आपकी वैल्यू ऑफ गुड बढ़ती है। तो एप्रिसिएशन के अंदर अगर आपकी डिमांड इन इलास्टिक है तो आपको तो फायदा है ना, आपको तो रेवेन्यू हो रहा है, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड बढ़ रहा है। तो आप बोलेंगे कि आपकी नेचर ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर आप इन इलास्टिक गुड बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत फायदा है। लेकिन अगर आप इलास्टिक नेचर का गुड बना रहे हैं और आप जो है फिर एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं विद इन्फ्लेशन, तो फिर आपके लिए मुश्किल बात है। समझ में आई है बात उस्मान, जरा सारे फूल आते हैं, कोई मसला इसके अंदर, क्लियर है। अच्छा अब आए सेक्शन बी और सेक्शन सी के ऊपर। सुने सर, हम ये भी लिख सकते हैं कि इन्फ्लेशन विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर यूएस टू पे ऑफ इट्स डेट as even though the real value of money has fallen, US has the largest budget deficit। बिल्कुल लिख सकते हो, वैल्यूएशन है बेटा, कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा आप सुने सेक्शन बी और सेक्शन सी जिसके अंदर आपका मेजर अपडेट आया है, सेक्शन बी और सेक्शन सी जिसके अंदर आपका मेजर अपडेट आया है, ठीक है। वो अपडेट क्या पूछना है, वो मेजर अपडेट क्या है कि पहले 8 मार्क वाले क्वेश्चन के अंदर आपको इवैल्यूएशन नहीं लिखनी होती, ठीक है। पहले 8 मार्क वाले क्वेश्चन में कोई इवैल्यूएशन नहीं होती थी, अब पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद इवैल्यूएशन आ गई है। अब आपकी चेकिंग इस तरह होती है, पेपर 2 के अंदर सेक्शन बी और सेक्शन सी के अंदर अगर वो 8 मार्क का क्वेश्चन है, अगर वो 8 मार्क का क्वेश्चन है तो किस तरह चेक होगा, वो आपको रेंज दी जाएगी जिस तरीके से आपके A2 में पहले चेकिंग होती थी, AO1
AO2 AO3 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 2। यहाँ पे 8 मार्क वाले क्वेश्चन को उसने तोड़ दिया है 3 मार्क नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के, 3 मार्क आपके एप्लीकेशन के और 2 मार्क किसके, इवैल्यूएशन के। 2 मार्क आपको इवैल्यूएशन के यहाँ पे देने पड़ेंगे। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग क्या, कि अगर वो पूछता है कि भाई एक्सप्लेन यूजिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आपने फॉर्मूला लिखा, आपने वैल्यूज लिखी, वो 3 मार्क यहाँ पे आएंगे। सही है। एप्लीकेशन से कैसे लिंक किया कि भाई इलास्टिक इलास्टिक क्या होता है, डायग्राम क्या है, वो यहाँ पे आएगा। पीईडी और वाईडी में से क्या बेटर है, वो इसके अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, सेक्शन बी जो कि हमारा माइक्रो के अंदर आता है, पहले इसको देखें। 2 बोलता है, पहले पार्ट बी, असेस वेदर ऑल मार्केट इकोनॉमीज शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज, यानी कि जितनी भी आपके पास मार्केट इकोनॉमीज हैं क्या उन्हें मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बना देना चाहिए कि नहीं, डिस्कस वाला है पूरा, तो आपको यहाँ पे कंक्लूजन लिखना होगा। पार्ट ए बोलता है, explain the function of price in resource allocation and consider the importance of function in relation to the potential effectiveness of the market economy। बोलता है कि यार प्राइस से आपकी रिसोर्स एलोकेशन पे किस तरीके से काम हो रहा होता है और मार्केट इकोनॉमी में ये चीजें किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रही होती हैं। तो पहले पार्ट ए को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। सबसे पहले तो आपने उठाने नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के मार्क्स, वो आप किस तरीके से उठाएंगे, पिक्चर ले लो भाई, बोले पिक्चर ले लें जिसको लेनी है पिक्चर। हाँ भाई पिक्चर ले लिए। GMS आ चुकी, मैं भेज दूंगा ग्रुप पे। अच्छा अब यहाँ पे देखें, आपसे पूछता है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ प्राइस इन रिसोर्स एलोकेशन, और ये बताओ कि ये इसकी इंपॉर्टेंस किस तरीके से प्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर चल रही होती है। तो यहाँ पे आप इसकी एमएस देंगे। सबसे पहले तो आपने फ्री मार्केट को एक्सप्लेन करना है कि आपकी फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, और प्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर आपके पास मैकेनिज्म वगैरह उस पर भी जाएंगे। सबसे पहले आपने फ्री मार्केट बताया, उसके बाद आपने बताया एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज रिसोर्सेज के बारे में आपने बात की। आपने उसको बताया किस तरीके से यहाँ पे एलोकेशन हो रही होती है, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर व्हॉम टू बी प्रोड्यूस्ड, किस तरीके से यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन चल रही होती है। ये आपको मिल गए नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, AO1 खत्म हो गया। अब आप जाओगे AO2 के ऊपर कि किस तरीके से हम लोग एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को और प्राइस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था मैकेनिज्म के बारे में, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था रैशनिंग के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इंसेंटिव के बारे में भी एक टर्म आती है, इंसेंटिवाइजिंग, जिसको हम लोग कहते हैं। आपने एटलीस्ट 2 बताने, और मेरे हिसाब से आप तो यही 2 बताएंगे क्योंकि ये दोनों के ऊपर आपकी कमांड बहुत अच्छी है। तो आप मैकेनिज्म को बताना स्टार्ट करोगे कि हमारे पास किस तरीके से डिमांड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मैनर के अंदर प्रोड्यूसर को सिग्नल प्रोवाइड करता है और वो अपने हिसाब से फिर सप्लाई और डिमांड को एडजस्ट करता है। तो मैकेनिज्म की एक डायग्राम आपकी आई सीधी वाली, जिसके अंदर नॉर्मल सा शिफ्ट आ रहा होता है, और आप बताएंगे कि यार मैकेनिज्म किस तरह यूजफुल है कि वो सिग्नल प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर जो उस हिसाब से अपनी प्राइस लेवल बढ़ा देता है और अपने क्वांटिटी के ऊपर चेंजेस लेके आ रहा होता है। रैशनिंग की जब आप बात करोगे, रैशनिंग और मैकेनिज्म में सिर्फ ये फर्क है कि रैशनिंग आपकी पूरी बैकग्राउंड बता रहा होता है, रैशनिंग पूरा बैकग्राउंड स्टोरी बता रहा होता है कि किस तरीके से मूवमेंट आ रही है। तो आप रैशनिंग को भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और आप उसको ये बात बोलेंगे कि भाई रैशनिंग आपके प्रोड्यूसर के लिए बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि वो आपको ये चीज बताता है कि कितना कंज्यूमर लेने के लिए विलिंग है और कितना लेने के लिए विलिंग नहीं है। पढ़ी थी ना ये चीज पहले दिन में, कौन रैशन आउट हो रहा है, कौन अब तक आपके पास बैठा हुआ है, ये सारी चीजें आपने रैशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बतानी है। इंसेंटिवाइजिंग क्या होता है, इंसेंटिव क्या होते हैं कि आप प्राइस के हिसाब से इंसेंटिव्स दो, जैसे कि आपने डिस्काउंट्स लगा दिए या आप लेबर को इंसेंटिव दे रहे होते कि वो और ज्यादा इंकरेज और ज्यादा जाके सामान परचेज करना स्टार्ट करे। 2 कंपैरेटर है, एक ने अपनी प्राइस कम कर दी, एक ने बढ़ाई दी, उस हिसाब से इंसेंटिव दे रहे हैं कंज्यूमर्स को। तो आपके लिए वैसे तो बेस्ट ये 2 है। यहाँ पे आपको मिल गया AO2, 3 मार्क और साइड में हो गए, बचे कितने 2 मार्क, 3 और 2 का रेशियो है। तो 2 मार्क जो आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे आपके इवैल्यूएशन के हिसाब से।
अब आपका जो इवैल्यूएशन यहाँ पे चलेगा वो आप यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हो कि यार जो मार्केट इकोनॉमी है, यार मार्केट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर बैठता है, फ्री यानी गवर्नमेंट नहीं होती, उसके दिमाग में भेजा तो होता है ना, पागल तो नहीं होता वो तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की बातें करता है ना। आप यहाँ पे बोलेंगे कि प्राइस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बिल्कुल ठीक बात है कि वो आपको एक इंडिकेशन दे रहा होता है, आपको चीजें समझा रहा होता है, यहाँ पे आप जो कहें काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप हमेशा वो चीज नहीं बनाते जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो। सही है, आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज तो करते हो लेकिन अफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं करते। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसको फॉर एग्जांपल समझ लो कपड़े चाहिए, टी शर्ट चाहिए, अब वो मुझे जितना ऑर्डर देता रहेगा मैं उतने टी शर्ट लगाता रहूंगा, क्या मैं ये चीज को कंसिडर करूंगा कि यार आगे जाके इसका रॉ मटेरियल ना खत्म हो जाए? इस चीज को तो कंसिडर नहीं करूंगा ना मैं। तो आप उसको ये चीज बताएंगे कि यार हमेशा एफिशिएंट नहीं होता, प्रॉफिट आप कमाते हो, प्राइस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, आपको चीजें मिल रही होती हैं, लेकिन आप रिसोर्सेज को हमेशा प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं करते जब तक गवर्नमेंट का डंडा ना हो। समझ में आ गई ये बात? ये आपके पास प्राइवेट प्रोड्यूसर की पूछा था सर, इवैल्यूएशन में आप मार्केट फेलियर की पॉसिबिलिटी कर सकते हैं मेंशन, तो मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर आपने फोकस नहीं करना, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताना कि मार्केट फेलियर के ऊपर मत घुस जाना, उसका क्वेश्चन नहीं है। समझ में आई ये बात? कोई मसला पार्ट ए के अंदर क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ क्या हुआ, नहीं समझ आई? वापस सुनो भाई, उसने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि रिसोर्स एलोकेशन के लिए हमारे पास फ्री मार्केट जो है बेस्ट है, ये चीज पूछी है। और उसने पूछा कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है इन फंक्शंस की, यानी कि प्राइस वगैरह की क्या इंपॉर्टेंस है फ्री मार्केट में। आपने पहले तो बताया इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस, कि हाँ यार बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब प्रोड्यूसर रेवेन्यू कमाता है या प्रॉफिट कमाता है तो जो प्राइस चलेगी उसी हिसाब से बेचेगा, लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से। प्राइस तो इंपॉर्टेंट है फ्री मार्केट के अंदर, सही है, बिल्कुल सीधी सी बात है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि यार एक फ्री प्रोड्यूसर हो, प्राइवेट प्रोड्यूसर हो, और आपको जितना ऑर्डर मिलता जा रहा है आप उसको बनाते जा रहे हो, क्या आप ये कंसिडर करोगे कि उसकी वजह से कितनी पोल्यूशन हो रही है, या फिर आपकी वजह से खुदा ना खास्ता आगे जाके रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए, इस चीज को कंसिडर करोगे आप? यानी कि आप रिसोर्सेज को तो सही तरीके से नहीं करते ना कंसिडर। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन को आप सही तरह नहीं देख रहे हो, खत्म भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, ये चीज को तो कंसिडर नहीं कर रहे ना। तो ये इसके अंदर आपका इवैल्यूएशन का ड्रॉबैक चला जाएगा। सही है। पार्ट बी, असेस वेदर ऑल मार्केट इकोनॉमीज शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज, मार्केट इकोनॉमीज को मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाना चाहिए, ऐसा पार्ट बी कह रहा है। अब पार्ट बी को जरा देखो किस तरीके से हमारे पास चेंज हो रहा होता है। एक सेकंड रुको। हमारे पास जो पार्ट बी होता है वो किस तरह चेक होता है भाई? अब एग्जामिनर ने बोला, वर्कशॉप के अंदर जो हुई थी उसके अंदर उसने बोला कि यार 12 मार्क वाले क्वेश्चन में जो क्या कहते हैं नॉलेज है वो भी आएगी, लेकिन वो एक एक्सटेंड तक आएगी, आपने पूरा पूरा उसको नहीं लिखना। जी यही है। अच्छा, आपने पूरे का पूरा उसको बताने मत बैठ जाना कि पीडी क्या होती है, वाईडी क्या होती है, हर चीज नहीं बतानी, लिमिटेड एक्सप्लेनेशन, लिमिटेड नॉलेज। तो यहाँ पे उसने नॉलेज के कितने मार्क्स दिए हुए हैं आपको? 2 मार्क। AO1 में कितने मार्क्स दिए हुए नॉलेज के? 2 मार्क। अब AO2 क्या होती है आपके पास? वो होती है एनालिसिस एंड एप्लीकेशन। आपकी जितनी अच्छी एप्लीकेशन, यानी कि जो केस आपके साथ गिवन है आप उसके साथ उसको लिंक कर रहे हो। एनालिसिस का मतलब है कि इससे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इससे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, जो आप एनालिसिस कर रहे होते हैं। इसके कितने मार्क इसने एलोकेट कर दिए? 6 मार्क, यानी कि बॉडी के कंटेंट के इसने 6 मार्क डाल दिया आपको। क्या बच गया पीछे? इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के इसने आपको दिए हुए हैं 4 मार्क। जब इवैल्यूएशन होगी तभी आपका आंसर AO3 में पहुंचेगा, अगर इवैल्यूएशन ना हुई तो वो यहाँ पे आके रुक जाएगा। मैंने आपको बताया रेंज होती है ना, रेंज के हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं, जितनी अच्छी क्वालिटी आपकी होगी उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर इवैल्यूएशन ना हुई यहाँ पे आकर रुक जाएगा। अब AO3 के अंदर फर्दर मार्किंग होती है। फर्दर कैसे मार्किंग होगी? फॉर एग्जांपल ये आपने पैराग्राफ लिख दिया कंक्लूजन का, अब इस कंक्लूजन में वो चेक करेगा लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 और लेवल 2 में वो किस तरीके से चेक करेगा कि यार कि यस या नो। अगर तो आपने ये बात लिखी ना कि हाँ यार ये होना चाहिए या हाँ यार ये नहीं होना चाहिए, तब आपको 1 मार्क वैसे ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो, आप नहीं लिख रहे, वो आपको 1 मार्क उसका काट देगा सीधे सीधे। उसके बाद जितनी अच्छी आपकी वैल्यूएशन होगी, जितना अच्छा आपकी आंसर की क्वालिटी होगी, वो फिर आपके आंसर को या तो लेवल 1 में फेंकेगा या फिर लेवल 2 में फेंकेगा। अगर बेस्ट बहुत अच्छा कंक्लूजन है तो आप लेवल 2 में जाओगे, वरना आप लेवल 1 में आ जाओगे।
फिर आप जब लेवल 1 के अंदर या लेवल 2 के अंदर आप चले गए, फॉर एग्जाम्पल आप लेवल 2 में चले गए, अब वो या तो आपको 3 मार्क भी दे सकता है और आपको 4 मार्क भी दे सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी कितनी क्वालिटी अच्छी है कंक्लूजन की। समझ में आई है बात? तो 2 मार्क चले गए नॉलेज के, 6 मार्क चले गए बॉडी के और 4 मार्क चले गए इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे आओ क्वेश्चन पे। अच्छे कंक्लूजन की एग्जांपल, जैसे हम लोग पहली क्लास में कर रहे थे कि पीईडी ज्यादा बेटर है या वाईडी, उसके अंदर आप पीईडी के फेवर में थे तो आपने लिखा कि पीईडी इज बेटर देन वाईडी। क्यों फेवर में थे? आपने उसके एडवांटेजेस बताए, वो एडवांटेज जो ऊपर से रिपीट ना हो। वाईडी के अगेंस्ट में क्यों हो, वो डिसएडवांटेज जो ऊपर से रिपीट ना हो। स्ट्रॉन्ग करना है आपने अपने कंक्लूजन को। तो गवर्नमेंट और यहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी की बात होगी। असेस वेदर ऑल मार्केट इकोनॉमीज शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज। तो यहाँ पे जरा देखो, बोलता है कि यार एक बात बताओ कि यार जितनी भी हमारे पास मार्केट इकोनॉमीज हैं क्या उनको मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाना चाहिए? कमांड क्यों लिखोगे उसने पूछा। इधर आओ, पहले इधर आओ, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आपको उसने पूछा कि यार जितनी भी फ्री मार्केट इकोनॉमी है क्या उन्हें मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप बात करेंगे पॉजिटिव के अंदर, या पहले चलो नेगेटिव के अंदर कि यार हमें नहीं बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल फ्री मार्केट को फ्री मार्केट ही रहना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए मिक्स्ड इकोनॉमी पे। क्यों? रीजन, सबसे पहले तो कंपटीशन आपके पास होता है। पहले इन दोनों को एक्सप्लेन करें। हाँ पहले डिफाइन करोगे आप, 2 मार्क आपके आ गए नॉलेज वगैरह, ठीक है। प्री मार्केट क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, आप बताएंगे। कंपटीशन होता है, कंपटीशन जब कंपनीज के बीच में या बिजनेसेस के बीच में होगा तो हर बंदा अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने की बात करेगा। इससे कंज्यूमर को क्या फायदा होगा कि उसको अच्छी क्वालिटी वाला गुड मिलेगा, उसको बाहर से इंपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं है, तो ओवरऑल आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव में जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब एनालिसिस है कि इस पॉइंट से इकोनॉमी को क्या फायदा हो रहा है। दूसरी बात, कंपटीशन ज्यादा होगा तो आपकी प्राइस का प्रेशर कम होगा, प्राइस का प्रेशर कम होगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, आपकी सेल्स बढ़ना स्टार्ट होगी, आपकी प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट होगी। जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उससे मुल्क को क्या फायदा है, आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो गया। सही है, तीसरा पॉइंट भी लिख दो। तीसरा पॉइंट आपके पास क्या हो रहा है भाई, आप यहाँ पे बोल सकते हैं इनोवेशन। इनोवेशन आपके पास आएगी, लोग अच्छी तरह स्पेंडिंग कर रहे होंगे, आपके पास नया नया प्रोडक्ट आ रहा होगा, आप दुनिया से पीछे नहीं बैठोगे, आप तो और आगे चले जाओगे। इनोवेशन की बात आ गई, आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात कर लो। सही है, ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स जो पॉइंट्स जो फेवर में आपके पास आ रहे हैं। हाउ एवर, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हमें फ्री मार्केट से मिक्स पे बिल्कुल चले जाना चाहिए। क्यों भाई? कि वो जो फ्री मार्केट वाला बंदा है वो तो डीमैरिड गुड भी तो बनाएगा, शराब सिगरेट बनाएगा, उसकी वजह से सोशल कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट होगी, सोशल कॉस्ट बढ़ने की वजह से आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट होगी। पहली बात, आप तो प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन करते रहोगे ना, आप पोल्यूशन को कंसिडर करोगे? एनवायरनमेंट आपको खराब होगा, ठीक है, आपका एनवायरनमेंट खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके पास बीमारियां फैलनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपके पास सोशल हैजर्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, मोनोपोलीज की आप बात कर सकते हैं कि आपके पास अगर एक पुराना एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो आप मोनोपोली क्रिएट कर लिया होगा, अगर उसने मोनोपोली क्रिएट कर ली होगी तो नया बच्चा उसके सामने टिक नहीं सकता, जिसकी वजह से मुल्क में क्या आना स्टार्ट हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट। सही है, तो साथ साथ उसको लिंक करते रहो कि यार क्यों फ्री मार्केट को नहीं करना चाहिए बेनिफिट्स, और क्यों कर देना चाहिए डिसएडवांटेजेस। खत्म हो गई यहाँ तक बात। अब आए इवैल्यूएशन के ऊपर। वो तो इसी के अंदर आ गया ना, ड्रॉबैक के अंदर आ गया ना कि पब्लिक गुड नहीं होता, मेरिट गुड नहीं होता, वो सारे पॉइंट्स के अंदर आ गए। अब सुने कंक्लूजन, भाई वन साइडेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस होना चाहिए, या नहीं नहीं होना चाहिए? अच्छा, वहां पे आपको क्या मिलेगा? 1 मार्क। अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मैं आपकी जगह होता, हाँ मैं आपकी जगह होता तो मैं आपको देता 1 मार्क कि हाँ जी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बता रहा हूँ, होना चाहिए 1 मार्क। वजह कि यार देखो हमारे पास ये इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं, हम लोग ओवरऑल सोसाइटी को इग्नोर कर रहे हैं। अगर हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहे थे, यानी अगर मैं फ्री मार्केट में ऑपरेट कर रहा हूँ तो मैं ओवरऑल सोसाइटी को इग्नोर कर रहा हूँ। जैसे इस बच्चे ने मुझे भी कहा कि सर पब्लिक और मेरिट गुड की बात लिखेंगे, मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई थी, तो वो किसमें आ जाएगी? वो पॉइंट जो ऊपर नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, नया पॉइंट हो आपका, ठीक है।
तो आपने कंक्लूजन में लिखा कि भाई देखो गवर्नमेंट का डंडा बहुत लाजमी है, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। गवर्नमेंट किस तरह इंटरवीन करेगी? पॉलिसीज लगा के, टैरिफ वगैरह लगा देती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा देती है, सब्सिडीज लगा देती है। तो आप बेवकूफ हैं, सभी भर दिया था आपको मैक्सिमम। जब वो 6 मार्क्स देगा तो आप क्यों लिख के दे रहे हो पूरा उसको? सर मगर प्राइवेट सेक्टर में भी तो ऐसे बिजनेस होते हैं जो सोसाइटी के वेलफेयर के, तो आप उसके फेवर में बात कर लो भाई। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सही है। तो कंक्लूजन का मैं आपको बता रहा था कि आपको एक पॉइंट फेवर में और एक पॉइंट अगेंस्ट में, जैसे मैं यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी के फेवर में हूँ तो मैं बोलूंगा देखिए गवर्नमेंट आती है, ओवरऑल बेनिफिट आ रहा होता है, तो सोसाइटी का भी वो लोग ख्याल रखते हैं, टैरिफ वगैरह टैक्सेस लगाते हैं, सब्सिडीज लगाते हैं, बेनिफिशियल है। और मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब फ्री मार्केट क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आपके पास सोसाइटी का ख्याल नहीं रखते वो लोग, और वो चीज बना रहे हैं सिगरेट शराब वगैरह। इसलिए यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट नहीं लिखा था, पब्लिक प्राइवेट को यहाँ पे डाल दो। समझ में आ गई है बात? कोई मसले वाली बात है? बेस्ट पॉइंट यहाँ पे कंक्लूजन में क्या आ सकता है कि भाई प्राइवेट प्रोड्यूसर कभी भी गरीबों का ख्याल नहीं करता। सही है, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? समझ गए? आप लोग वापस से ज्वाइन करें ऑनलाइन वाले, बस 3 क्वेश्चन रह गए। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का बी बोलता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम असेस वेदर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ मिनिमम प्राइस इन अ मार्केट कैन बी जस्टिफाइड। यानी कि पार्ट बी जो आपका है वो प्राइस कंट्रोल के साथ लिंक कर है, और पार्ट ए क्या कहता है? एक्सप्लेन द पॉसिबल इकोनॉमिक रीजंस फॉर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड कंसीडर वेदर द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कैन बेनिफिट एन इकोनॉमी। अब यहाँ पे आओ, क्वेश्चन नंबर 3 का ए। 3 का ए आपसे उसने 2 बातें कही कि यार इनइक्वालिटी ऑफ इनकम के रीजंस बताओ, और ये बताओ कि क्या इनइक्वालिटी ऑफ इनकम हमेशा आपको बेनिफिट देगी या नहीं। तो सबसे पहले तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम होती क्या है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम के बारे में आपने बताया, ठीक है। आपने बताया इनइक्वालिटी ऑफ इनकम किस तरह मेजर होती है, लॉरेंस कर्व के अंदर, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ना, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। आप उसको बताएंगे कि हम इसको मेजर करते हैं जीनी कोएफिशिएंट से। लेकिन इसको इतना डिटेल में आपने एक्सप्लेन नहीं करना, बस बताना है कि हम लोग इस तरीके से इसको मेजर करते हैं। अब उसने बोला रीजन बताओ कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम होती क्यों है। नहीं नहीं, वो आपसे पूछता है कि मुझे ये बताएं कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम होती क्यों है। आप यहाँ पे बता सकते हैं वेज डिफरेंशियल का नाम सुना है कभी? ओ लेवल में पढ़ा होगा वेज डिफरेंशियल। वो क्या क्या होता था हमारे पास कि डिफरेंट स्किल्स, हर बंदे के पास स्किल्स डिफरेंट होती है, ठीक है। हर बंदे के पास नॉलेज डिफरेंट होती है, हर बंदे के पास एक्सपर्टीज डिफरेंट होती है, हर बंदे के पास आप कह सकते हैं एजुकेशन डिफरेंट होती है। सही है। जेंडर डिफरेंस हमारे पास जो वेज डिफरेंशियल का चल रहा होता है। टैक्सेस की आप बात कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट की बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब मैंने इतनी सारी बातें बताई हैं, आपने सिर्फ 2 को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है। 2 को आप प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, आपको लिए इनफ है। अब अगर आप 4 लिख दो, आप 6 लिख दो, मार्क वो आपको उतने ही देगा जितने उसने देने। इवैल्यूएशन के मार्क फिर भाई डिफरेंट स्किल्स हो गई, नॉलेज हो गई, एक्सपर्टीज हो गई, टैक्स रेट डिफरेंट हो गई, ट्रांसफर पेमेंट हो गया। क्या ट्रांसफर पेमेंट ईदी, जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, गवर्नमेंट पैसे देती है, बोलती है ऐश करो, हाँ बदले में कुछ नहीं। इनइक्वालिटी इस तरह क्रिएट करेंगे ना, देखो अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दूं, अमीर को तो चमाटनी पड़ेगी ना उसकी। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, मैं पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए टैक्स दे रहा हूँ, ज्यादा बर्डन किसके ऊपर आएगा, गरीब के ऊपर या अमीर के ऊपर? गवर्नमेंट खुद टैक्स दे रही है क्या? अबे पहले टैक्सेस का बताओ ना। समझ आ गया? टैक्सेस के अंदर अगर मैं पेट्रोल पे 10 रुपया टैक्स लगाता हूँ तो ज्यादा चमाट किसको पड़ेगी, अमीर को गरीब को? तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बढ़ेगी। ट्रांसफर पेमेंट के अंदर ऐसा है कि भाई किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल पा रहा, और वैसे भी ट्रांसफर पेमेंट आपके पास गरीब को मिल रहा होता है, अमीर को नहीं मिल रहा होता।
तो इस तरह भी तो इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आ रही है ना इनकम। तो हर बंदे को, मैंने वही तो बोला, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा। गरीबों में भी अगर आपके पास देखें, गवर्नमेंट को बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना होता है, क्या पता कोई बंदा मिस आउट कर जाए, अगर वो मेरी नजर के अंदर नहीं आया तो उसको तक नहीं पहुंच पाएगी चीजें, तो ये आप बात उसके पास कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने, कोई से भी दो इसके अंदर आपने बताना। फिर वो आगे आपसे बोलता है कि यार क्या इनइक्वालिटी ऑफ इनकम आपको हमेशा बेनिफिट करती है, क्या इनइक्वालिटी ऑफ इनकम हमारे पास आपको बेनिफिट करती है। अच्छा, यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, पार्ट टाइम फुल टाइम वर्कर वाला। पार्ट टाइम वर्कर ज्यादा पैसे कमाता है, फुल टाइम वर्कर, सॉरी, पार्ट टाइम वर्कर कम पैसे कमाता है, फुल टाइम वर्कर ज्यादा पैसे कमाता है, इसकी बात भी आप कर सकते हो। डिफरेंसेस बताने ना कि आपकी इनकम में किस तरीके से, एक्सपीरियंस लिख दिया ना यहाँ पे, अच्छा नहीं लिखा हुआ, लिखो एक्सपर्टीज लिखा हुआ था, सही है। अब बोलता है कि भाई आप किस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास बेनिफिट था कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम किस तरीके से आपको बेनिफिट करेगी। सबसे पहले तो आप यहाँ पे बात करोगे कि यार अगर फॉर एग्जांपल साद मुझसे ज्यादा स्किल्ड है, वो ज्यादा पैसे कमा रहा है, ठीक है, वो ज्यादा पैसे कमा रहा है, यानी कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यहाँ पे आ गई, तो मैं भी तो इनकरेज होऊंगा ना कि मैं भी साथ जितना एक्सपर्ट हो जाऊँ। तो पहला पॉइंट आपने यहाँ पे बताया कि इस तरीके से वर्कर स्किलफुल हो जाता है, वर्कर के पास ट्रेनिंग आती है, वर्कर काम करना सीखता है, सही है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है भाई, कि हमारे पास नए नए लोग बिजनेसेस के लिए इनकरेज होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर है, जिनके पास डिग्री है, लेकिन वो ठेला लगा के बैठे हैं। वजह क्या है, उनको जॉब नहीं मिल रही, तो उन्होंने कहा कि हम लोग अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। एंटरप्राइज हमारे पास इकोनॉमी में ग्रो होना स्टार्ट होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बढ़ना स्टार्ट होते हैं, ये बात आप उसको बताओगे, ठीक है। उसके बाद आप ये बताएंगे, लेकिन जब ड्रॉबैक्स के ऊपर जा रहे होगे कि यार अगर मैं ट्रांसफर पेमेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट इनइक्वालिटी को कम करने की बातें कर रहा है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आपने मुझे कहा था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, सब्सिडीज अगर देने जाएगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब और ड्रॉबैक में क्या पॉइंट आएगा कि यार जो वर्कर बेचारे अभी तक सिक्योरिटी गार्ड है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बाहर सेंटर के सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, हमारे तकरीबन बाप से भी बड़ी उम्र का है, लेकिन कितनी तनख्वाह कमाता होगा, 30,000 40,000 ज्यादा से ज्यादा। अब हम लोग जब एज की बात करते हैं, एक्सपर्टीज की बात करते हैं, हमसे तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है वो बंदा, लेकिन उसका नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि उसको वहां पे पैसा नहीं मिल रहा, तो ये डिमोटिवेट नहीं होगा, डिमोटिवेशन भी तो क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो आप कंक्लूजन के अंदर उसको ये बात बोलेंगे कि यार मेरे हिसाब से अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं कि इन ऑर्डर टू कंक्लूड इन इक्वालिटी ऑफ इनकम जो है वो बेनिफिशियल नहीं होती इकोनॉमी के लिए। प्रॉब्लम ये है, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है, तो गरीब बंदा तो इन दी एंड मरेगा ही ना। हमारे यहाँ पे जब गरीब बंदे को पैसा नहीं मिलता तभी क्राइम करता है, तभी हमारे पास स्ट्रीट क्राइम बढ़ते हैं, क्रिमिनल्स पैदा होते हैं, सब कंक्लूजन समझ में आई है बात। तो ओवरऑल अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो सोशल हैजर्ड आपके पास बढ़ रहे होते हैं और वो आपको बेनिफिट नहीं करता। क्लियर है यहाँ तक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। With the help of a diagram, assess whether the introduction of a minimum price in a market can ever be justified. यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का भी बोलते हैं कि अगर मिनिमम प्राइस लगा तो क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है। सबसे पहले तो आपने डिफाइन करना है कि प्राइस कंट्रोल क्या होता है। आपने प्राइस कंट्रोल को डिफाइन किया, आपने मिनिमम प्राइस को डिफाइन किया, आपने यहाँ पे बात की है अफेक्टिव मिनिमम प्राइस की, जो अबव द इक्विलिब्रियम लग रही होती है फॉर प्रोड्यूसर। इनफेक्टिव कंक्लूजन में करो, सही बताऊंगा। अच्छा, आप यहाँ पे बात करेंगे मिनिमम प्राइस की, जो प्राइस कंट्रोल से आपने लिंक किया, स्टार्ट कर दिया, मिनिमम प्राइस को आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बात करनी है बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। बेनिफिट्स में आपके पास मिनिमम प्राइस के क्या क्या आ रहा होगा। सबसे पहले तो फार्मर्स की इनकम सिक्योर होगी, जो मैंने आपको बताया है कि ये फार्मर्स की इनकम को सिक्योर करता है, उसको एक्सप्लेन करो। दूसरी बात, हम लोग मिनिमम प्राइस लगाते हैं अबव द इक्विलिब्रियम। अगर मेरे पास डीमेरिट गुड बन रहा है तो आप डीमेरिट गुड की बात कर सकते हैं कि डीमेरिट जो है वो मार्केट के अंदर कम होगा। ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया था, सॉरी सेकंड क्लास में बताया था, जब मैं मार्केट फेलियर की बात कर रहा था, मैंने कहा था कि मिनिमम प्राइस एक पॉलिसी है डीमेरिट गुड को कम करने की, तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आपने उसकी बात की। उसके बाद आप यहाँ पे एक और पॉइंट क्या लिख सकते हैं फेवर के अंदर, कि अगर तो आपकी डिमांड इन इलास्टिक है, अगर आपकी डिमांड इन इलास्टिक है तो कंज्यूमर तो फिर भी परचेज करेगा और आपके एक्सपोर्ट्स तो फिर भी होंगे, यानी कि आपके पास एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। हाउएवर
सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था नेगेटिव पॉइंट में? बफर स्टॉक। सही है, बफर स्टॉक अगर हो गया, लाइफ होती है उसकी, खराब हो जाएगा, क्या उखाड़ लोगे? कभी ना कभी तो मरेगा ना। दूसरी बात, बफर स्टॉक के बाद आपके पास क्या लिख सकते हैं आप, जो मैंने डीमेरिट की बात की थी, आप यहाँ पे बात कर सकते हैं कि अगर आपके पास इनइलास्टिक डिमांड, जैसे कि सिगरेट है, इनइलास्टिक डिमांड हैबिट फॉर्मिंग गुड है, सिगरेट है, तो उसके अंदर तो आपका वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा ना, मार्केट फेलियर बढ़ाने वाला, वहां पे तो लोग फिर भी परचेज करेंगे। इसके बाद अगर तो आपकी डिमांड इलास्टिक है, हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बफरिंग ऑफ स्टॉक का एक डिसएडवांटेज बताया हुआ है कि इकोनॉमीज एक दूसरे के ऊपर इस तरह के गुड्स पर रिलाय नहीं करती, तो अगर आप बफर करके बैठ गए हो और आप एक्सपोर्ट करने के चक्करों में हो, क्या आपका एक्सपोर्ट होगा? ये भी आप कह सकते हो कि शायद ना हो। समझ में आई ये बात? इन दी एंड कंक्लूजन के अंदर उसने आपसे पूछा कि यार ये बताओ कि मिनिमम प्राइस लगाना क्या जस्टिफाइड है इकोनॉमी के लिए? आपको मैं दोनों साइड बता रहा हूँ। पहले मैं बताऊंगा कि अगर नहीं है, अगर मैं होता मैं लिखता कि यार देखो, मिनिमम प्राइस जो है ना वो एक प्राइस कंट्रोल का पार्ट है, यानी कि गवर्नमेंट आके मार्केट की फ्रीडम को छीन लेती है। तो बेहतर क्या है कि आप मार्केट की फ्रीडम को ना छिनवाओ और प्राइवेट ही घूमने दो, डिमांड सप्लाई के हिसाब से, कोई आपको जो है टेंशन वाली बात नहीं है, वो अपने आप मार्केट को सॉल्व करेगी। ये हो गया क्या अगेंस्ट में कंक्लूजन। फेवर में आप क्या लिखेंगे कि यार आप डिपेंड कर रहे हैं कि आप किस ऑब्जेक्टिव के लिए लगा रहे हैं। अगर आप मिनिमम प्राइस डीमैरिट पुट के लिए लगा रहे हो तो कोई ना कोई बंदा तो छोड़ेगा ना। अगर आप नेसेसिटी गुड के ऊपर लगा रहे हो तो कंज्यूमर तो फिर भी परचेज करेंगे। सही है। और ये भी आप बोलेंगे कि डिपेंड करता है कि आपकी मिनिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम लगी है या बिलो द इक्विलिब्रियम। उसने क्या पूछा कि अफेक्टिव होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे कि अगर अबव द इक्विलिब्रियम है अफेक्टिव है, लेकिन अगर बिलो है तो इनअफेक्टिव है। ये बात भी आप उसको बता रहे हो। क्लियर है यहाँ तक? कौन सा? आप एक्सपोर्ट्स की तरफ जा सकते हो ना, मैं ये लिख रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी डिमांड इन इलास्टिक है और आप सब्जियां एक्सपोर्ट करते हो बाहर, तो आपको तो रेवेन्यू बढ़ेगा ना। समझे? वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सिगरेट क्या पॉइंट सेम होगा, लेकिन वहां पे नेचर डिफरेंट है। मैं वहां पे एक्सपोर्टिंग की बात कर रहा हूँ। हम लोग जब कल वाली क्लास में आप थे, जब मैं वो पढ़ा रहा था मार्केट फेलियर में डीमेरिट की मैंने कुछ पॉलिसीज बताई थी। कौन कौन सी थी? एडवर्टाइजिंग, इनडायरेक्ट टैक्सेस और बैंक। उसके साथ मैंने बताया था कि आप मिनिमम प्राइस को भी यहाँ पे लिख सकते हो। आप यहाँ पे मिनिमम प्राइस को लिखोगे तो आपके पास प्राइस बढ़ेगी, तो क्या पता कुछ लोग तो करना छोड़ना स्टार्ट करें, मार्केट में सर्विस होना स्टार्ट हो। सर फर्दर गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी करेंगे मेंशन, लाइक मेक मिनिमम प्राइस इफेक्टिव, फर्दर इंटरवेंशन इज नीडेड। नहीं नहीं, वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना। अगर आप फेवर में जा रही हैं तो फिर इसी हिसाब से आपने जाना होगा। चलो जी, सेक्शन सी के ऊपर आओ, मैक्रो। सेक्शन सी आपसे कहता है 4 का बी, असेस वेदर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इकोनॉमी आर ऑलवेज पॉजिटिव। assess whether consequences of economic growth are always beneficial for the economy। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। और दूसरा आपसे पूछा हुआ है पार्ट ए, explain the circular flow of income in a closed economy and consider the extent to which circular flow of income changes as an economy becomes an open economy। अब यहाँ पे सुनो जरा, बोलता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बताओ और ये बताओ कि आपके पास अगर इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की तरफ जाती है तो उससे क्या इफेक्ट आएगा। हम लोगों ने कल बड़ा डिटेल में पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आप पहले तो उसको बताएंगे कि क्लोज्ड इकोनॉमी होती क्या है। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर आपने बताना सी प्लस आई प्लस जी। कौन बोला एक्स? हमारे पास क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर सिर्फ वो पैसा जो मुल्क के अंदर घूम रहा है, सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, आपने इसको पूरा एक्सप्लेन किया। फिर उसने बोला कि मैं जब ओपन से क्लोज से ओपन इकोनॉमी पे चले जाऊंगा तब मेरे पास क्या होगा। भाई अगर ड्रामेबाजियां करनी है बाहर दफा। उसने आपसे पूछा है कि अगर आप क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की तरफ जाएंगे तो आपके पास किस तरीके से चीजें हो रही होंगी और वो क्या होगा। तो पहले तो आपने क्लोज इकोनॉमी के बारे में बताया, 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी सी, फिर आया और फिर 3 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में जी आया हमारे पास। ठीक है, फिर उसने बोला कि यार अगर हम लोग ओपन इकोनॉमी बन जाते हैं तो उससे इकोनॉमी को क्या बेनिफिट्स हैं और इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो कर सकती है। फिर आप यहाँ पे जाएंगे 4 सेक्टर ओपन इकोनॉमी के ऊपर, जहां पे आपके पास क्या चीजें बन जाती हैं भाई। वो बन जाएगा फिर सी प्लस आई प्लस जी प्लस
आपने इसको पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे पहली बात तो। इसके बाद और फर्दर यहाँ पे क्या डिटेल आएगी, पूरी डिटेल, इंजेक्शन क्या होता है, आपके पास विड्रॉल क्या होता है, आपके पास ऑटोनमस क्या चल रहा होता है, आपके पास इंड्यूस्ड क्या चल रहा होता है, ये सब चीजें आपने इसी के साथ लिंक करनी है। आपने डायग्राम बनानी है, ए इक्वल्स टू वाई वाली मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की डायग्राम आप यहाँ पे शो करोगे, ये वाली डायग्राम। यहाँ पे ए आता है, इधर वाई आता है, ये इनकम की लाइन आ गई, ये आपके पास ए की लाइन आ गई, ये लो मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम आ गया, ये आपने एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, सही है। उसके बाद फर्दर C plus S plus C plus I plus G plus X is equals to C plus S plus T plus N, A equals to Y, इसके फॉर्मूले को आपने खोल के बताना है, ये चीजें पूरी आपने एक्सप्लेन करनी होंगी यहाँ पे, ठीक है। 4 का भी बोलता है द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इकोनॉमी आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक्स का, वहाँ पे एडवांटेजेस भी लिखे हुए, वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी लिखे हुए। एडवांटेजेस क्या है, इकोनॉमी अभी ग्रो हो रही है, आपके पास प्रोडक्शन बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, ग्रोथ आ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पूरे एडवांटेज आ गए। डिसएडवांटेजेस कैन लीड टू इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट गिरने के चांसेस होते हैं, आप पोटेंशियल के करीब पहुंच सकते हैं, आपके पास रिसोर्सेज डिप्लीशन का खतरा, पोल्यूशन वगैरह। एग्रीगेट डिमांड भले बना के दिखाना चाहो तो बना दो। हाँ वो है ना, पहला पेपर है आपके नए पैटर्न का, आप लोगों का भी आसान आएगा, क्या मुश्किल है? कल मिलेगा मुझे चाय पे एग्जामिनर, में पूछता हूँ उससे, अंदाजा ना आसान है, आसान आएगा, क्योंकि देखिए बात ये है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, टेंशन नहीं है। फेब मार्च में कौन सा मुश्किल पेपर था, आसान ही था, कुछ क्वेश्चन मुश्किल हैं, तो आप कौन बोल रहे हैं कि मुश्किल क्वेश्चन सेलेक्ट करो, आप आसान वाला करिए, तो आसान वैसे आएगा इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करें। मैं डायरेक्ट 3 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी से 4 सेक्टर ओपन इको बना सकता हूँ, 2 सेक्टर बनाए बगैर नहीं भाई, 2 सेक्टर बनाए बगैर 3 सेक्टर को चले जाओगे, ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 5 का भी बोलता है असेस वेदर सप्लाई साइड पॉलिसीज आर द मोस्ट इफेक्टिव वे टू करेक्ट अ डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। और पार्ट ए आपसे कहता है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम explain what is meant by an appreciation of a floating exchange rate and consider whether a country can only benefit from the appreciation of its currency। अब यहाँ पे सुने, बोलता है कि यार आपके पास appreciation कैसे होती है, पहले उसने सवाल ये पूछा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ए के अंदर पहले तो आप डिफाइन करेंगे एप्रिसिएशन क्या होती है, और आप साथ ही साथ डिफाइन करेंगे कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है, प्लस एक्सचेंज रेट आपके पास क्या होता है, ये चीज को आपने बता दिया। यहाँ पे आप डायग्राम बना दो कोई सी भी एक, डिमांड इंक्रीज करके बता दो आपके पास करेंसी, हाँ, या सप्लाई कम कर दो, लेकिन डिमांड इंक्रीज बना दो, तो वही आसान है, इजी है, बन जाएगी आराम से। तो आपने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के बारे में बताया, आपने एप्रिसिएशन के बारे में बताया, आपने एक डायग्राम बनाई जिसके अंदर आपने या तो डिमांड को इंक्रीज कर दिया या तो आपने सप्लाई को डिक्रीज कर दिया, ठीक है, उसको आपने एक्सप्लेन किया। फिर उसने बोला कि यार इस एप्रिसिएशन ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर करेंसी, ये वही है जो मैंने आपको अभी एप्रिसिएशन का केस बताया था, जहां पे आपका कर्व ऐसे बन रहा था, आप उससे शॉर्ट रन लॉन्ग रन की बात करेंगे, ओवरऑल बात करोगे, ज्यादा लंबी मत करना, इन दी एंड आपके पास कंक्लूजन आएगा कि यार क्या ये बेनिफिशियल होता है, एप्रिसिएशन इज ऑलवेज बेनिफिशियल इन द शॉर्ट रन एंड ऑल नॉट बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन, खत्म, यहाँ पे आपका इवैल्यूएशन आ जाएगा, कोई मसले वाली बात है, क्लियर है पूरी कहानी। लास्ट क्वेश्चन, assess whether supply side policies are most effective way to correct a deficit on the current account of balance of payment ऑफ एन इकोनॉमी। बोलता है कि सप्लाई साइड पॉलिसी के बारे में बताएं कि क्या ये बेस्ट पॉलिसी है टू सॉल्व करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, सही है। अब यहाँ पे सुनो जरा, सिर्फ सप्लाई साइड के बारे में बताएंगे। तो जब आप 5B के ऊपर आएंगे, आप यहाँ पे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इन दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब शॉर्ट रन आप मुझसे पूछ रहे थे किस तरह आएगा, अगर सिर्फ सप्लाई साइड का क्वेश्चन है तो पार्ट डी में शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों के बारे में बात होगी, ठीक है। आपने शॉर्ट रन पॉलिसी बताई, सब्सिडी मिल गई, टैक्सेस कम हो गए और रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो गई है। लॉन्ग रन पे आप गए, आपने लॉन्ग रन को एक्सप्लेन किया, आपका पीपीसी राइट पर जा रहा है, पीपीसी नहीं बनाओगे एलआरएस को शिफ्ट करके दिखाओगे, सही है। यहाँ पे आपका आंसर हो गया आधा, कि यार सप्लाई साइड पॉलिसी जो है वो किस तरह इफेक्टिव है।
फिर आप बताएंगे कि ये करंट अकाउंट को किस तरीके से सॉल्व करेगी। देखो पहली बात, सप्लाई साइड पॉलिसी का मतलब है इनोवेशन आना। आपके पास इनोवेशन आ रही है यानी कि आपके पास टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी से आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नया प्रोडक्ट लेके आ सकते हो, तो आपकी इकोनॉमी को यूनिक सेलिंग पॉइंट मिल गया। सही है, पहला एडवांटेज। आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी डिमांड हो गई इनइलास्टिक, फेवर में एक बात आ गई। दूसरी बात, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। आपके पास जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, आपकी प्राइस लेवल कम होगी, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और पहला दूसरा वाला क्या था, टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपने लिख दिए कि हाँ यार सप्लाई साइड आपको बेनिफिट कर देगा। हाउएवर टाइम लैग, मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी आ जाएगी, टेक्नोलॉजी कल आ जाएगी क्या, टाइम लैग आपके पास लगेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो आप ऑर्डर या जो आप बेनिफिट्स अभी कंज्यूम कर सकते हो आगे जाके ना कंज्यूम कर पाओ। इसके अलावा सबसे बड़ा ड्रॉबैक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गवर्नमेंट जो पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगा रही है, जो रोड और हॉस्पिटल वगैरह की स्पेंडिंग पे लगा रही है, यही पैसा कहीं और लगा दे, स्कूल्स बना दे, हॉस्पिटल्स बना दे। ठीक है, रिसर्च के लिए एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन कहाँ से लेके आओगे, ट्रेनिंग का टाइम लैग, उसकी बात आप देख सकते हो। कंक्लूजन, यस सप्लाई साइड पॉलिसी ओवरऑल तो बेनिफिशियल आपको करेगी ना। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिट है, इकोनॉमी के अंदर भी आपको ग्रो करवाती है, आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ना स्टार्ट हो रही है, तो इन दी एंड गवर्नमेंट के दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास सप्लाई साइड जब पॉलिसी लगती है तो प्राइस लेवल कम होती है, लोग किधर से लेंगे, बाहर से मंगवाएंगे, डोमेस्टिक से लेंगे। अगर हमारी प्राइस लेवल कम हो रही है तो लोग बाहर से मंगवाएंगे या डोमेस्टिक से लेंगे, डोमेस्टिक से लेंगे, यानी कि हमारी इंपोर्ट्स ऑटोमेटिकली कम हो गई। हमारा माल जब सस्ता होगा, बाहर वाला गोरा परचेज करेगा, हमारी एक्सपोर्ट्स ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो हाँ जी बिल्कुल, सप्लाई साइड पॉलिसी आपको हेल्प करती है करंट अकाउंट डेफिसिट से बचने की। ठीक है, यहाँ पे आप पहले करंट अकाउंट डेफिसिट को एक्सप्लेन भी कर देना क्या होता है, वो नॉलेज के आपको मार्क्स मिलते हैं। क्लियर है, समझ गए भाई? मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन, ये जो पेपर था इसमें कुछ क्वेश्चन मुश्किल थे, कुछ क्वेश्चन आसान थे, तो आप लोगों का भी इंशाल्लाह ऐसा ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है आप लोगों की, तो घबराना मत भाई। बस एग्जाम में जाने से पहले आयतल कुर्सी, जो जो दुआएं, जो 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 जिस मदद का भी है, बस अपनी ना वो पढ़ लेना। ठीक है, हिम्मत मिलती है, मजाक नहीं कर रहा मैं, ये अपनी बात बता रहा हूँ, इससे हिम्मत मिलती है। ठीक है, बट डरना मत, बाकी इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। चले, अल्लाह हाफिज।